नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय फागी। आज हम विधि के शासन पर चर्चा करेंगे। विधि का शासन ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में निरंकुश, संप्रभुता और स्वेच्छाचारिता के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ विधि का शासन है। प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है तथा न्यायपालिका स्वतंत्र है। इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा ही होती है। ब्रिटिश नागरिक उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का रक्षक कवच मानते हैं। ये ब्रिटेन में परंपरा कहें, मान्यता है वहाँ पर। अब बात आती है कि विधि का शासन की जो अवधारणा है, इसकी व्याख्या कई विद्वानों ने की, जिनमें डाइसी का नाम प्रमुख है। एंसन, जेनिंग और वेड एवं फिलिप्स, इन्होंने विधि के शासन शब्द की व्याख्या की है। इनमें डाइसी का नाम सबसे प्रमुख है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में जितना सम्मान डाइसी की रचना को मिला, उतना और किसी विद्वान की कृति को नहीं मिला। तो सबसे पहले हम विधि के शासन पर डाइसी के विचारों पर बात करेंगे। डाइसी के अनुसार विधि के शासन से हमारा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि हम में कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, परंतु यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। ये डाइसी के शब्द हैं। डाइसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना संविधान की विधि, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, में विधि के शासन के 3 पक्ष पर प्रकाश डाला है। पहला है बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना, कि किसी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता और न उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जा सकती जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो, और यदि किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित न किया गया हो तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। विधि के शासन का अर्थ है विधि के समक्ष समता, कि सब विधि के समक्ष समान है। कोई भी व्यक्ति विधि से परे या उसके ऊपर नहीं है। डाइसी के शब्दों में प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक सब व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं जितना कोई अन्य नागरिक। केवल सम्राट इसका अपवाद है, क्योंकि प्राय यह कहा जाता है कि सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता है। डाइसी के अनुसार यह अपवाद भी इसलिए है क्योंकि सम्राट सदा मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है और मंत्रीगण देश के सामान्य कानूनों के अधीन है। डाइसी को इस बात का बड़ा गर्व है कि इंग्लैंड में फ्रांस की तरह प्रशासनिक न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं। फ्रांस के किसी सरकारी कर्मचारी ने यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो उसका निर्णय प्रशासकीय विधि के तहत प्रशासकीय न्यायालयों में किया जाता है, जबकि इंग्लैंड के सभी मुकदमे एक ही तरह के न्यायालय में चलते हैं। इस तरह से फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय है जो प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए है। ब्रिटेन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सबके लिए एक जैसे न्याय व्यवस्था है। तीसरा डाइसी की जो पक्ष है वो है इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं।
कि विधि के शासन का जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है वो यह है कि संविधान के मूल सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं जो न्यायालय द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। न्यायालयों के सामने समय समय पर ऐसे विवाद आए जिनमें कुछ मुद्दे जैसे नागरिक किन परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध मुकदमे दायर कर सकते हैं, पुलिसमैन कब और क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं तथा किसी जन सभा की कार्यवाही किन परिस्थितियों में भंग की जा सकती है। न्यायालयों ने जो निर्णय दिए उनमें जन अधिकारों का स्वरूप स्पष्ट हुआ, साथ ही कुछ नए अधिकारों की भी मान्यता मिली। पहला सिद्धांत जो आया कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का, यह कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है कि नागरिकों को जो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगाता है। दूसरा सिद्धांत देश में संपूर्ण कानूनी समानता स्थापित करना है कि सभी नागरिक चाहे वे साधारण व्यक्ति हों या सरकारी कर्मचारी देश की साधारण विधि के अधीन हैं और उन पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालय द्वारा ही होगी। यह पद्धति यूरोप के कुछ देशों विशेषकर फ्रांस में प्रचलित प्रशासकीय विधि पद्धति का विलोम है। तीसरा सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत और अमेरिका के विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारंटी नहीं देता, फिर भी इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका श्रेय उस देश के न्यायिक निर्णयों को जाता है। न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत न होकर परिणाम है। तो ये हमने विधि के शासन के संबंध में डाइसी के विचार बताए कि बिना अपराध के किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और तीसरा, इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम है कि जो इंग्लैंड में जो संविधान लिखित नहीं है, इसलिए वहाँ नागरिकों को जो भी अधिकार मिले हैं वो न्यायिक निर्णयों के फलस्वरूप ही मिले हैं। अब हम बात करेंगे विधि के शासन पर जेनिंग के क्या विचार हैं कि विधि के शासन की जो अवधारणा का विश्लेषण जेनिंग ने डाइसी की व्याख्या में कमियां निकालते हुए किया है। कि डाइसी की पहली मान्यता यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित न किया जाए जब तक कि उसे किसी कानून को भंग न किया हो। इस संबंध में जेनिंग का कहना है कि निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपनी शक्तियाँ कानूनों से ही प्राप्त करते हैं। लुई 14, नेपोलियन प्रथम, हिटलर या मुसोलिनी ने बहुत से अत्याचारी कानून बनाए और उनके तहत लोगों को दंडित किया। तो क्या इस आधार पर हम यह मानकर चल सकते हैं कि उनके शासनकाल में कानून या विधि का शासन था? इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में भी सरकार विवेकाधिकारों का उपयोग करती है। युद्ध काल में लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। शांति काल में भी यह संभव है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी की भूमि का हस्तगत कर लिया जाए। तो पहली आपत्ति तो जेनिंग की डाइसी के इस विषय पर थी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाए जब तक कि उसने किसी कानून को भंग नहीं किया हो। दूसरी आपत्ति डाइसी की जो मान्यता थी विधि के समक्ष समानता। जेनिंग ने इसका खंडन किया। उसका कहना है कि किन्हीं विशेष कारणों से नागरिकों के साथ पक्षपात किया जाने को हम बुरा नहीं मान सकते। जैसे महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कुछ विशेष सुविधाएं जुटा सकती है। जहां तक फ्रांस के प्रशासकीय न्यायालयों का प्रश्न है, उनकी कार्यप्रणाली अन्यायपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। तीसरा, डाइसी की जो मान्यता थी कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत न्यायालयों के निर्णय हैं, से भी जेनिंग बिल्कुल सहमत नहीं है। उसने संविधान की कई ऐसी विशेषताएं गिनाई जिनका न्यायिक निर्णयों से कोई संबंध नहीं है। जैसे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत, ये परंपरा से बना।
सम्राट और प्रधानमंत्री के संबंध तथा राज सिंहासन के उत्तराधिकार का मामला। जहाँ तक संसद की सर्वोच्चता का प्रश्न है, उसका निर्णय गृह युद्ध की घटनाओं ने किया, न्यायालय ने नहीं किया। इसी प्रकार उत्तराधिकार का मामला 1701 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने किया था, न्यायालयों के किसी निर्णय ने नहीं किया। इसलिए डायसी का यह विचार तर्कसंगत नहीं दिखता कि संवैधानिक सिद्धांतों का जन्म न्यायिक निर्णयों से हुआ है। तो डायसी के विचारों का खंडन करने के बाद जेनिंग ने विधि के शासन की 3 अर्थ प्रतिपादित की। पहला, उसने कहा ऐसी संवैधानिक सरकार जो तानाशाही अवस्था से सर्वथा भिन्न हो, कि ऐसी सरकार जो तानाशाह ना हो, निरंकुश ना हो। कि विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है ब्रिटिश शासन व्यवस्था का लोकतंत्रीय स्वरूप। नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी यह है कि ब्रिटेन में एक निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र रूप से चुनाव होते रहते हैं तथा नागरिकों को सरकार की आलोचना करने और राजनीतिक दलों की गतिविधियों में हिस्सा लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त देश में स्वतंत्रता का वातावरण मौजूद है, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप नहीं है तथा नागरिकों को शक की नज़र से नहीं देखा जाता। तो पहला, जेनिंग ने कहा कि ब्रिटेन में संवैधानिक सरकार है जो किसी भी रूप में तानाशाह नहीं है और वो हो भी नहीं सकती कि निश्चित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं। दूसरा, उन्होंने विधि के शासन का अर्थ बताया बराबर वालों के लिए एक से कानून, ये बराबर वालों के लिए। कि जेनिंग ये मानता है कि समानता से अभिप्राय केवल यह है कि बराबर वालों के लिए एक से कानून हो और उन्हें समान रूप से लागू किया जाए, जैसे एक जैसे लोगों के साथ एक सा व्यवहार किया जाए। किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष तरह के कानून जरूर बनाए जा सकते हैं, परंतु उस स्थिति में यह जरूरी है कि उस वर्ग के सब लोगों पर वे कानून समान रूप से लागू, जैसे बच्चों के लिए, बाल अपराधियों तथा विस्थापितों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे महिलाओं को दी जाती हैं। और तीसरा, उसने विधि के शासन का जो अर्थ की व्याख्या की वो है सरकार सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। कि सरकार सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए क्या है, वचनबद्ध है। कि जेनिंग के अनुसार डायसी 19वीं शताब्दी का एक उदार विचारक था। वह हस्तक्षेप में विश्वास करता था तथा उसे निर्धनता और रोग निवारण की उतनी चिंता नहीं थी जितनी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की थी। यही कारण है कि वह सरकार की शक्तियों को शंका की नज़र से देखता था, केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। परंतु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब राज्य लोक कल्याणकारी हो गया है, समाजवादी राज्य हो गया। इसलिए हस्तक्षेपवाद के स्थान पर समाजवाद और लोक कल्याण की चर्चा हमें करनी होगी। अर्थात निर्धन, अशिक्षा और रोग निवारण के लिए सरकार यदि विवेकाधिकारों का इस्तेमाल करे तो उन्हें कानून के शासन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। तो ब्रिटेन में जो विधि का शासन है वो डायसी की देन माना जाता है, लेकिन जेनिंग ने उसकी व्याख्या आज के जो लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य के आधार पर उसकी व्याख्या की है कि कानून के समक्ष समान होंगे, लेकिन पहले सबको बराबरी का अधिकार दिया जाना होगा, सबको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होगा और फिर अब उनको बनाने के लिए कोई कानून बनाए तो वो विधि के शासन का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आगे की क्लास में हम ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की चर्चा करेंगे।